हमारे देव पुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने, जिनको हम भगवान मानते हैं, आराध्य मानते हैं, वो भी सब उसी गुरुकुल परंपरा से निकले हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस इंदौर शहर में रहता हूँ जिसके समीप ही उज्जैन में सांदीपनी आश्रम है, जहाँ खुद भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने गुरुकुल शिक्षा जो है वो प्राप्त की थी। उस काल से लेके आज तक हम कहाँ आ गए हैं? तो गुरुकुल शिक्षा से लेकर हमारी शिक्षा प्रथा ने तय कर लिया है। खुशी की बात यह है कि हमारी जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रथा है या भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस पर बहुत सारे आक्रमण आजादी के पूर्व हुए, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ के लोगों ने अपनी उस ज्ञान परंपरा को नहीं छोड़ा। आज भी देश के कई कोनों में गुरुकुल संचालित हो रहे हैं, संस्कृत की पाठशालाएं संचालित हो रही हैं, ज्योतिष और वैदिक कर्मकांड के पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें शामिल होकर नई पीढ़ी के लोग ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से वो आज भी जुड़े हुए हैं। मैं कई मंचों से एक बात को कहता हूं और आज इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कहना चाहता हूं कि भाषा, भोजन और वेशभूषा, ये तीन हमारी अपनी होना चाहिए। जो जिसकी मातृभाषा है, अगर वो अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसकी प्रगति होगी। हमको कोशिश ये करना चाहिए कि हम हमारी नई पीढ़ी को अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपने भोजन से जोड़े रखें और उन्हें अपने पे गर्व कराएं। चाहे हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस पर जब बात निकले तो उस पर भी गर्व कराएं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पर जब हम हमारी नई पीढ़ी को गर्व कराएंगे तो निश्चित तौर पर जो है देश आगे बढ़ेगा। मैं यहाँ पर यह भी बात कहना चाहता हूँ कि समाज में जो परिवर्तन आता है उसका असर भी जो है ज्ञान परंपरा और शिक्षा परंपरा, शिक्षा प्रणाली पर दिखाई पड़ता है। तो लेकिन समाज में बदलाव लाने का दायित्व भी अंतिम तौर पर उन्हीं लोगों पर होता है जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं, जो ज्ञान के क्षेत्र में जुड़े हैं, जो सक्षम हैं समझाने में, किसी को बताने में, कि हमें किसी को ज्ञान देने में, किसी को दिशा देने में। तो समाज को दिशा देने का काम शिक्षक और गुरु ही करता आया है और आगे भी उसे करना है। जहां तक सवाल तमाम जो है विकासशील देशों, विकसित देशों की होती है, उनकी ज्ञान परंपराओं की बात हो जाती है कि वहां की शिक्षा प्रणाली हमसे बहुत उन्नत है, ये वो। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि उनकी ज्ञान प्रणाली जो है वो सब हमारी ज्ञान प्रणाली पर आधारित है। आप बहुत पीछे जाकर जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया ने जहां भी जो तरक्की की है उसके मूल में भारत का ज्ञान है, भारत की ज्ञान परंपरा है। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और आज भी भारत जो है वो दुनिया के जो फलक है उस पर जो है विश्व गुरु जैसी भूमिका में है। आज भी हमारे यहाँ के ही पढ़े हुए बच्चे, हमारे यहाँ के ही लोग दुनिया की बहुत सारी व्यवस्थाओं को अपने ज्ञान से चला रहे हैं। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मॉडर्न कॉलेज ऑफ स्टडीज को और माधवी फाउंडेशन लखनऊ को और मंथन वेलफेयर सोसाइटी को कि आपने एक अच्छे विषय पर ये इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित किया और एक सार्थक जो है सत्र हुआ। मैं आदरणीय साहित्य भूषण डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी का भी आभारी हूँ कि उनके मार्गदर्शन से मुझे इस सत्र में जुड़ने का मौका मिला। और आप लोगों ने जिस तरह का प्रस्तुतिकरण इस पूरे सत्र में दिया है वो ज्ञानवर्धक है। मैं
आप सबसे पुनः पुनः ये निवेदन करना चाहता हूँ, समय की मर्यादा है, समय वैसे ही बहुत हो चुका है। मेरा निवेदन बस यही है कि हम जो बात करें मूल्यों की, शिक्षा की या हमारी वैदिक परंपरा की या भारतीय ज्ञान परंपरा की, तो उसको अपने घर में, अपने बच्चों के बीच भी जो है वो उपस्थित रखें। हम कोशिश करें कि हम हमारे बच्चों के बीच में इन सब परंपराओं को, जिनका हम उल्लेख कर रहे हैं, जिन संस्कारों का उल्लेख कर रहे हैं, उन संस्कारों से हम अपने परिवार में अपने बच्चों को विभूषित रखेंगे। बहुत सारा धन्यवाद। Thank you so much, sir. Your passion towards the theme of this conference was truly inspiring. Now, the last presenter of this session, Dr. Khushbu Agnihotri, has joined us, Assistant Professor from Amity University, Uttar Pradesh, Lucknow. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay. Ma'am, the presentation, my topic is a study on integration of religion, education, and moral values in Vedic and post-Vedic philosophy. The entire overview of the research paper is that first I have gathered on all the basic philosophies of Vedic and post-Vedic periods, and then the interplay between the religion, education, moral values in the context of the ancient Indian philosophy. The objective is basically to explore how religion, education, moral values, they are integrated, and what is the influence of these concepts on spiritual and intellectual evaluation in India. So basically, the core concepts relates to, of course, religion, education, and moral values. I think we can skip this. Vedic philosophy, the time period is, of course, 1500 to 500 BC. I have considered the core texts as well for the Vedic, Rigved, Yajurved, Samved, and Athar. The philosophical foundation is, of course, the focus is on cosmology, the nature of the divine and the universe. I have taken the approaches related to Brahman, Atma, Moksha, and as far as the religion, education, moral values for Vedic is concerned, we have under religion, we have ritualistic practices. Then under education, we have the Gurukul system. For moral values, we have dharma, that how, how we reap whatever we sow. And as far as post-Vedic philosophy is concerned, the time period ranges from 500 BC to around 5th century CE. So for the core text of post-Vedic philosophy, we have Upanishads, we have Mahabharata, Bhagavad Gita, and the philosophical shift is that it is more emphasizing on the self-realization, the meditation, and understanding the nature of the soul. And here we find that the variety of schools had been evolved: Vedanta, Yoga, then we have Mimamsa and Navya. So basically, we can move on to the integration. For integration, I have sorted out that the post-Vedic philosophy, it has moved from the study of the rituals to intellectual and personal inquiry. Bhakti has become the core value. It emphasizes on the personal devotion as a form of learning. As far as the religion and moral values are concerned, the post-Vedic period has emphasized the karma and its ethical implication that is guiding both the personal and the societal actions. And the Bhagavad Gita, it discusses how devotion, the duty, then the righteous actions that leads to liberalization. And education and the moral values, they were seen as a means of for not only gaining the knowledge, but to fulfill our dreams as well. And the moral teachings of texts like Mahabharata or Upanishads that guide the personal and the societal growth of the human. And the comparative analysis I have done for Vedic philosophy, it is basically centralized around the ritualistic practices and the cosmic order. Education has focused on memorization and practice of the Vedic hymns and the rituals. The moral teachings were more prescriptive, and it was based on other observance of societal and cosmic laws. The post-Vedic philosophy that has emphasized on philosophical inquiries and
the self-realization through introspection. And education became more diverse with a broader curriculum which covers metaphysical, logical, and ethical issues. Moral teaching is, of course, has become more individualized, and with concepts like karma, bhakti, that offers paths for spiritual development as well as the personal development. And the role, basically, the role of Vedic and post-Vedic has reshaped the Indian society, and there is integration of the three influences on the social and the cultural fabrics of the ancient India. The caste system, it has been linked to dharma, then the religious duties which has shaped social roles, and there is, of course, an ethical impact as well as there is cultural influence as well. To summarize the findings of my research paper is that both the philosophies, Vedic and post-Vedic, they have shown a deep integration of the three, the religion, education, and moral values, and these elements were actually intervened in shaping the intellectual and the spiritual development of individuals as well as the society as a whole. And the relevance of this is the teachings continue to resonate in contemporary spiritual and educational practices. And the concept of karma and dharma that remains significant in modern ancient ethics and society. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Khushbu ma'am. Now I would like to call Ms. Nivedita Shri ma'am to enlighten us with the theme and conclude this session. Ma'am, you are not audible.